दोस्तों, अक्सर हम सब पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को या फिर सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। हम बहुत छोटी चीजों के लिए भी पॉइंट आउट करना नहीं भूलते। अब मान लीजिए हमारे एरिया में क्लीनलीनेस नहीं है, तो हम बहुत इजीली सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स की चिंता करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक तरीके से निभा रहे हैं या नहीं? नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और आज के पॉडकास्ट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो हमें सीखना चाहिए वो है ड्यूटी या फिर ड्यूटीज। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। आज से ही नहीं बल्कि सदियों से इंडियन सोसाइटी में हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स के माध्यम से यह मैसेज दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की ड्यूटीज उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कि भागवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, इन सभी में हमें ड्यूटीज का मेंशन देखने को मिलता है। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट और डॉक्ट्राइन्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स को अपनी ड्यूटीज हमेशा फुलफिल करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ राइट्स के बारे में ना सोचते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज की भी चिंता करनी चाहिए। महात्मा गांधी बोला करते थे कि द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। इसका मतलब जब हम अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे तो राइट्स ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। महात्मा गांधी ये भी बोलते थे कि द राइट टू परफॉर्म वंस ड्यूटीज इज द ओनली राइट वर्थ लिविंग फॉर एंड डाइंग फॉर। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने का राइट एकमात्र ऐसा राइट है जिसके लिए इंडिविजुअल्स को जीना चाहिए, बिकॉज इट कवर्स ऑल द लेजिटिमेट राइट्स। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में मेंशन किया गया है और किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए यह जरूरी होता है कि उसके सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, उन्हें फुलफिल करें। साथियों, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51A मेंशन किया गया। वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज काफी हद तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से सिमिलर हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो सिटीजन्स के ऊपर लागू की गई हैं, लेकिन उन्हें लीगली कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को ऐड करने का कंसेप्ट यही था कि सिटीजन्स को राइट्स देने के साथ साथ उनको ड्यूटीज भी दी जाएं, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए राइट्स के साथ ड्यूटीज का होना भी काफी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में काफी यूजफुल होती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था, और इंटरनेशनली बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वहां पर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। साथियों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर कौन सी ड्यूटीज मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उन्हें पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51A मेंशन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट को हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। आर्टिकल 51A के तहत पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट देंगे। साथियों, अगली ड्यूटी ये है कि सिटीजन्स उन नोबल आइडियाज को फॉलो करेंगे और चेरिश करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने नेशनल स्ट्रगल के टाइम पर फॉलो किए। हम सबकी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये बनती है कि हम इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और अपहोल्ड करेंगे। अगली ड्यूटी ये है कि हम कंट्री को किसी भी सिचुएशन में डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहेंगे जब भी हमें बुलाया जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली ड्यूटी ये है कि हम हार्मनी को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करेंगे। साथ ही हमें उन प्रैक्टिसेस को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए जो विमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचाएं। दोस्तों, हमारी अगली ड्यूटी ये बनती है कि जो हमारा हेरिटेज और कल्चर है उसको हम वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। हमारी अगली फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे,
और इसे इम्प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे, फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो। हमारी अगली ड्यूटी ये है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करेंगे, ह्यूमैनिज्म जैसी क्वालिटीज को भी डेवलप करेंगे। दोस्तों, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे और वायलेंस से बचने की भी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हमारी अगली ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और कलेक्टिव एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा ताकि नेशन की भी ग्रोथ हो सके, जिसकी वजह से हमारा नेशन भी अचीवमेंट्स की हायर लेवल्स पर पहुंच सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई है कि वो इंडिविजुअल जो एक पेरेंट है या फिर गार्डियन है, वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। दोस्तों, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स को उनकी सोसाइटी, फेलो सिटीजन्स एंड नेशन के प्रति उनकी ड्यूटी को रिमाइंड कराती हैं। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को किसी भी तरह की एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी करने के अगेंस्ट वार्न करती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का अगला इंपॉर्टेंस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स में एक सेंस ऑफ कमिटमेंट को प्रमोट करती हैं और सिटीजन्स को इंस्पायर करती हैं ताकि वो डिसिप्लिन्ड रहें। फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट्स को भी हेल्प करती हैं ताकि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन और डिटरमाइन कर सकें। दोस्तों, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती हैं और इसी वजह से उनका इंक्लूजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ड्यूटीज जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर इंक्लूड किया गया वो तो हमारे नेशन के इंडिविजुअल्स को वैसे भी फॉलो करनी चाहिए। अगला क्रिटिसिज्म ये है कि नॉट ऑल बट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इतना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बनाया गया है जिसकी वजह से एक कॉमन इंडिविजुअल उन्हें समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, अगला क्रिटिसिज्म ये आता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्यूटीज तो मेंशन ही नहीं है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, कास्टिंग ऑफ वोट, पेइंग टैक्सेस एटसेट्रा। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ड्यूटी टू पे टैक्सेस को फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड भी किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 4 में एक सब पार्ट की तरह ऐड किया गया, पार्ट 4A में, जिसकी वजह से इन ड्यूटीज की वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम हो गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज को एक सेपरेट पार्ट के तौर पर ऐड करना चाहिए था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी भी थीं जिन्हें स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड तो किया पर उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में ऐड नहीं किया गया। जैसे कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि सिटीजन्स को पेनलाइज या पनिश किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा जब वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने से मना करेंगे। फिर एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि पार्लियामेंट द्वारा दी गई पेनल्टी या फिर पनिशमेंट को ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं माना जाएगा और इस पेनल्टी को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगली रिकमेंडेशन जिसे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया गया वो थी ड्यूटी टू पे टैक्सेस। दोस्तों, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए साल 2012 में रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में अपनी जजमेंट में यह बताया था कि पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन एस्पेक्ट है। जब हम इन तीनों प्रोविजंस को स्टडी करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए मेंशन किया गया ताकि वो इंडिविजुअल्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन तीनों पार्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में से किसी एक को भी अनड्यू या फिर डिसप्रपोर्शनेट एम्फेसिस मिल गया तो कंट्री के डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आ सकती है। देखा जाए तो रियल सप्लाई ऑफ पावर इज ड्यूटी। इनफैक्ट जब कोर्ट्स भी अपने डिसीजंस लेती है तो वो भी कई बार आर्टिकल 51A में मेंशन किए गए फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखती है और इसी तरह से उन सभी ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज ह्यूमन डिग्निटी के लिए और हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए काफी एसेंशियल है और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एक हेल्दी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन भी बिल्ड करती हैं।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह रहा है कि सिटीजन्स को अपनी राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखना होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेचर्स हैं या एग्जीक्यूटिव है, वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करें जो लोगों को एजुकेट करें, ना सिर्फ अपनी राइट्स के बारे में बल्कि ड्यूटीज के बारे में भी। लास्ट में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर सारे इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर एटसेट्रा, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ के बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। बहुत बार हमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिलती हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज अब रेलेवेंस नहीं रखती, लेकिन इंडिया जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का होना भी बहुत जरूरी माना जाता है। साथियों, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। तो आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू।